Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you crystal field theory, and later we will take especially for octahedral complexes. So first of all, what is crystal field theory? What is CFT? CFT considers metal ligand bonds to be purely ionic. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि लिगैंड फॉर्म डेटिव बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन, बट ये क्या बोलता है, सीएफटी बोलता है कि मेटल और लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक, राइट? लिगैंड्स आर considered as point charges. Anionic ligand is considered as point negative charge, and neutral ligands are considered as polar molecules. तो ये था CFT, राइट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस टू द लिगेंड्स, राइट? CFT is based on splitting of d orbitals, right? Splitting of d orbitals. ऐसा जरूरी है कि CFT के पहले हम VBT पढ़ लें। VBT में हम क्या पढ़ते हैं कि VBT is based on hybridization, CFT is based on splitting of d orbitals, right? In general, all the 5d orbitals of a d subcell are degenerate. जब कोई लिगैंड नहीं है डी सबसेल के पास में, तो जितने भी 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स सभी डिजेनरेट होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजेनरेट? इक्वल एनर्जी। ये कंडीशन होती है क्योंकि पांचों की एनर्जी इक्वल होती है, तो हम उसको एक ही सीध में लिखेंगे। और अपवर्ड एनर्जी इंक्रीज, अपवर्ड जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। 5 के पांचों डी ऑर्बिटल एक ही स्ट्रेट लाइन में है, मतलब पांचों की एनर्जी इक्वल है, किसी की एनर्जी कम ज्यादा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट? नाउ इट हैज टू पार्ट्स। पार्ट 1, in presence of octahedral field, octahedral field के प्रेजेंस में
डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, देखते हैं कि कैसे होगी स्प्लिटिंग। व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स आर नेगेटिव चार्जेस, राइट? लिगेंड्स अप्रोच central metal ion. When ligands approach central metal ion, then what happens? Ligands approach in this way. ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? तो एक लिगैंड यहाँ पे, एक लिगैंड यहाँ, 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 राइट? तो सेंटर पे क्या है? सेंटर पे है सेंट्रल मेटल आयन का डी ऑर्बिटल। अब लिगैंड अप्रोच कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखते हैं कि डी ऑर्बिटल कहां कहां पे होते हैं, वो देखते हैं। डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। एक तो होता है डी एक्स वाई, मतलब जो 4 लोब्स हैं दे आर बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये हो गया डी एक्स वाई। टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स हमको डिस्कस करने हैं। एक हो गया डी एक्स वाई, दूसरा हो गया डी एक्स जेड, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स और जेड के बीच में 4 लोब्स हैं। फिर डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स हैं। फिर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, 2 lobes on x axis, 2 lobes on y axis। और फिफ्थ कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर पे 2 lobes और जेड के इसी लोब के अराउंड एक सर्कल होता है ऑर्बिटल का। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड अप्रोच कैसे करता है सेंट्रल मेटल आयन को, एक बार फिर से देखते हैं। पहले इन सबके नाम देख लें, जो हमने नाम लिखे हैं बोर्ड में, पहले वो देख लेते हैं। डी एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अभी लोब कहां पे हैं? डी एक्स वाई के लोब कहां पे हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक लोब यहां, एक लोब यहां, सेकेंड, थर्ड लोब यहां, फोर्थ लोब यहां। अब बात करते हैं डी एक्स जेड का, तो ये हो गया डी एक्स जेड। वही ऑर्बिटल फिक्स नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता है, ऑर्बिटल रोटेट करता रहता है, राइट? तो अभी आ गया, ये कौन सा हो गया? रोटेट करके क्या बन गया? ये बन गया डी एक्स जेड, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस। लोग कहां पे हैं? 1 2 3 4। अब बात करें डी वाई जेड का, ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स रोटेट करते रहते हैं। अभी ये वाई हो गया और ऐसा कर देता हूं, ये y हो गया, z हो गया। लोग कहां पे हैं? 1 2 3 4। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये रहा एक लोब यहां, 1 2 3 4। डी जेड स्क्वायर, तो एक लोब यहां, एक लोब यहां और एक इसको सर्कल बनाता है, राइट? एक इसको सर्कल बनाता है यहाँ पे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जेड से काम चल रहा है पूरा अपने यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे और ये बीच में एक रिंग बना हुआ है ऑर्बिटल का। तो ये हो गए 5 ऑर्बिटल्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 8 फेस बनने चाहिए। कैसे बनेंगे? यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पॉइंट्स पे क्या हो गया? लिगैंड हो गया। तो देखो, एक ये बन गया फेस, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, फोर्थ ये बन गया, ऐसे ही नीचे 4 फेस ऊपर, 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर, 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे, राइट? अब अप्रोच कहां से हो रहा है? उस पे बेस्ड है सीएफटी। अप्रोच हो रहा है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। लिगैंड क्या है? लिगैंड पे है नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एलपी। तो जब लिगैंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल को,
डी ऑर्बिटल में क्या है, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लिगैंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल को, लिगैंड इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, लेकिन इसमें कहां पे है, इसमें लोब्स हैं, लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस। यहां पे भी सेम कंडीशंस हैं, lobes are between the axis। इसमें क्या कंडीशन है, lobes are along the axis। अब lobes चाहे along the axis हो चाहे between the axis हो, कोई भी कंडीशन हो, लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं और लिगैंड्स में भी इलेक्ट्रॉन है। व्हेन लिगैंड अप्रोच द लोब्स, द ऑर्बिटल्स, वेदर इट इज अलोंग द एक्सिस, वेदर इट इज बिटवीन द एक्सिस, कहीं भी हो। चलो हम बात कर लेते हैं dxy की। तो ये हो गया dxy, 1 2 3 4 लोब्स हो गए। अब यहां से लिगैंड अप्रोच कर रहा है, कैसे, मान लो यहां से अप्रोच कर रहा है लिगैंड, यहां से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे लोब है, यहाँ पे लोब है, लिगैंड यहाँ से आ रहा है, उतना रिपल्सन नहीं होगा बट यहाँ पे रिपल्सन तो होगा। तो ये हो गया बिटवीन द एक्सिस। अब अगर ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, मान लो इसकी बात कर लेते हैं, dx² डैश बाय स्क्वायर, लिगैंड अप्रोच कहां से करता है, अलोंग द एक्सिस, राइट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस, राइट। तो लिगैंड यहां से अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस, और ये वाला यहीं पे ज्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन इसको भी होगा इस वाले केस में, रिपल्सन इसको भी होगा इस वाले केस में। ज्यादा रिपल्सन कहां होगा, जहां पे अलोंग द एक्सिस है, राइट। चलो, तो अब जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, रिपल्सन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एनर्जी। तो एक ग्राफ डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया एनर्जी पैरामीटर। अब ये हमारे पहले हो गए 5d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड मतलब जब लिगैंड अप्रोच नहीं किया है तब की बात है। जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेगा एनर्जी इंक्रीज होगी और एनर्जी यहां तक पहुंच गई। फिर से यहां पे बना देते हैं 5d ऑर्बिटल। अब दो तरह से इंक्रीज एनर्जी हुआ है, जो बिटवीन द एक्सिस हैं उनका एनर्जी कम हुआ है इंक्रीज। तो ये हो गया बिटवीन द एक्सिस वाले, dxy dyz dxz, और इनको नाम दिया है T2G। ये T2G स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हैं, वो हमारे कंसर्न का नहीं है, राइट। हाँ, बस ये है कि इतना हमारे लिए बहुत है, 1 2 3 टोटल अल्फा न्यूमेरिक कितने हुए, 3, और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल्स हैं, 3। ये हमारे हेल्प करने में अच्छा रहेगा, याद करने में हेल्प करेगा कि T2G बोलते हैं तो वी हैव 3 अल्फा न्यूमेरिक एंड ऑर्बिटल्स आल्सो आर 3, राइट, जिसका एनर्जी कम हुआ है। अब बाकी रहे तो जिनका एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इसका एनर्जी कम नहीं हुआ है, इसका एनर्जी इंक्रीज ही हुआ है इससे कंपेयर करें तो। लेकिन बैरी सेंटर इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं बैरी सेंटर, BARRYCENTR, बैरी सेंटर। और ये है बैरी सेंटर से इतना इंक्रीज हुआ है, इसको बोलते हैं इजी। 2 अल्फाबेट्स हैं और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स भी हैं, हिंट पे बता रहा हूं, राइट। बाकी इजी और T2G स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म है, यहाँ इजी का मतलब फॉर एग्जांपल नहीं है, राइट। दोनों स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म्स हैं, इसका स्पेशल मीनिंग है जिसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो बैरी सेंटर से इतना इंक्रीज हुआ है, राइट, और बैरी सेंटर से इतना डिक्रीज हुआ है। तो ये है डिक्रीज और इंक्रीज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल
कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो मान लीजिए ऐसा एक इस तरह से स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल्स का, तो क्या इफेक्ट होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस पे बेस्ड है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बात पे बेस्ड है कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट में पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं एनर्जी राइज होती है, फिर जहां पे राइज होती है उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से एनर्जी कम होती है इन तीन की, जिसको बोलते हैं T2G। बैरी सेंटर से एनर्जी इंक्रीज होती है इन दोनों की, जिसको बोलते हैं EG। अब एक पॉइंट हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हो गया स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है जो जिस बेस पे CFT एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये क्या होता है? CFT ने लिगैंड्स को उनके स्ट्रेंथ के बेस पे अरेंज किया हुआ है, राइट। ऑर्डर ऑफ arrangement of ligands on the basis of the CFSE, crystal field splitting, sometimes also stabilization energy, CFSE, right? Order of arrangement of ligands on the basis of CFSE, crystal field splitting energy, is known as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये जो T2G और EG के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, डेल्टा O इक्वल्स टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स is equal to T2G EG minus T2G। यहां पे हम लिख लिए डेल्टा O, मतलब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं, राइट। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG के एनर्जी और T2G के एनर्जी के गैप को, मतलब दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, राइट, इज नोन एज डेल्टा O, राइट। हर एक लिगैंड के लिए डेल्टा O की वैल्यू अलग होगी। जिस लिगैंड के लिए डेल्टा O की वैल्यू हाई होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। जिस लिगैंड के लिए डेल्टा O की वैल्यू लो होगी उसको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगैंड। CFSE differentiate between strong field ligand and weak field ligand। strong field ligand क्या होता है? high value of delta O। weak field ligand क्या होता है? low value of delta O। जिसके लिए डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब EG की वैल्यू और T2G की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। जिसके लिए डेल्टा O की वैल्यू लो हो उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगैंड। तो इस तरह से
CFT differentiate between CFT differentiate between strong field ligand and weak field ligand. तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई नेगेटिव सबसे कम वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, CO हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, राइट? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लिया, हमने ये मालूम हो गया किसका ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू है, किसका लो डेल्टा ओ का वैल्यू है। अब फिर हमें क्या करना है इसके बाद हमें क्या इसमें से समराइज करना होगा। तो इन जनरल यहां तक अप टू दिस पॉइंट हम मानते हैं वीक फील्ड लिगैंड, और यहां से शुरू होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, राइट? अब हमें ये मालूम हो गया वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब हम क्या करने वाले हैं इसका, तो वो हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है COCl6 3 माइनस, तो 3 माइनस मतलब एक Cl में होगा 1 नेगेटिव, 6Cl में होगा 3 नेगेटिव। इसका फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, x -6, क्यों माने इसका हो गया कोबाल्ट का हो गया x, इसका हो गया -6, एक का -1 6 है तो -6 इक्वल्स टू -3, यहां बाहर लिखा हुआ है, तो x इक्वल्स +3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, मतलब Ar18 4s2 3d7, तो हो गए 18 20 27। अब हम बात करें CO3+ की, CO3+ में कितना होगा 24 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो 2 यहां से रिमूव होगा, एक यहां से रिमूव हो गया, तो हो गया Ar18 4s0 3d6। तो ये हमारे पास है कोबाल्ट के d इलेक्ट्रॉन्स 3d6। अब अगर मेरे पास है COCl6, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कहता है, और अगर हमारे पास NH3 है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कहता है। हम दोनों एग्जांपल रख देखेंगे। पहले हम बात करते हैं COCl6 की। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहता है कि d ऑर्बिटल्स इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे, राइट? यहां पे हो गए 3 T2z, और यहां पे हो गए 2 EZ। अब मेरे पास D में 6 इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड इज वीक फील्ड लिगैंड। ये जो वैल्यू है डेल्टा होगी, ये जो डिफरेंस बिटवीन EZ एंड T2z है, फॉर वीक फील्ड लिगैंड डेल्टा O इज लो। अब डेल्टा O लो है, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 6। वीक फील्ड लिगैंड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? ये तो तब मिल रहा है जब हमने लिया COCl6। इफ वी हैव CONH3 अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव, इसका x फाइंड कर लें, x -0, क्यों? NH3 म्यूटेड मॉलिक्यूल है, तो 0 × 6 मतलब 0 इज इक्वल टू +3 यहां लिखा हुआ है, तो x हो गया x इक्वल्स +3, मतलब वी है CO3+। तो जो यहाँ पे था सेम सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं। CO3+ इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन्स, और Ar18 4s0 3d6। अब इस बार हमारे पास है NH3, राइट? NH3 इज वीक फील्ड लिगैंड,
NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या होगा? फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा O इज हाई। वीक फील्ड में क्या था? डेल्टा O कम है। अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल होंगे, क्योंकि ये गैप कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली कैन गो फ्रॉम T2Z टू इजी, डिफरेंस बहुत कम है, राइट? सो इलेक्ट्रॉन प्रीफर्स टू गो हियर, राइट? अब हम बात कर रहे हैं NH3 के बारे में। तो NH3 में ये ध्यान रखना है कि बैरी सेंटर से ये कितना होता है? बैरी सेंटर से होता है 2.5 डेल्टा O, और ये कितना होता है बैरी सेंटर से? 3/5 डेल्टा O, राइट? जितनी वैल्यू डेल्टा O की होती है, मतलब बैरी सेंटर से ये जो डिफरेंस है ये कम होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट? तो अब क्या करना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे T2Z हो गया, ये हो गया T2Z, और ये हो गया इजी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा O की वैल्यू, ये वैल्यू डेल्टा O की वैल्यू ये लार्ज है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, रिपल्सन स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका। वीक फील्ड लिगेंड है, रिपल्सन इसका वीक रहेगा। तो जब रिपल्सन कम रहेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं D में, चलो फिल करते हैं। 1 2 3, अब फोर्थ यहाँ जाएगा, फिफ्थ यहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 1 2 3 फोर्थ यहाँ पे ही रहेगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये एनर्जी की डिफरेंस जो है ना T2Z EZ के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा है। तो इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिफर करता है यहाँ पे पेयर कर देना। ये हो गया D6। इस कंडीशन में क्या कहते हैं? इस कंडीशन में बोलते हैं डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयर करने में एनर्जी ज्यादा लग रही है और ऊपर जाने में एनर्जी कम लग रही है। पेयर करेंगे रिपल्सन होगा, वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। व्हाई? व्हेन वी आर पेयरिंग, टू मिनिमाइज पेयरिंग ऑर्बिटल हैज टू बी टेकन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल को न्यूक्लियस से दूर ले जाना पड़ेगा, जिससे कि ये बड़ा हो सके, साइज इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है मतलब नॉट गोइंग टुवर्ड न्यूक्लियस, गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड क्यों करना है? क्योंकि रिपल्सन होगा, रिपल्सन कब होगा? रिपल्सन कम कब होगा? जब ये साइज बड़ा हो जाएगा। इसको बड़ा करने के लिए आउटवर्ड जाना होगा, ना कि इनवर्ड, नॉट टुवर्ड न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसको एक्सपेंड करना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी तो अपनी जगह पे रहती है, एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, बट एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O की वैल्यू कम है। तो ये यहाँ पे पेयर होने की बजाय यहाँ चला जाता है। जब पूरा सिंगली फिल्ड हो गया अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होती है। इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइट? अब यहां पे क्या है? डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, इसका उल्टा हम लिखेंगे डेल्टा O मोर देन पेयरिंग एनर्जी। जितना एनर्जी पेयरिंग के रिपल्सन को कम करने में लगती है, उससे ज्यादा एनर्जी लगती है यहां जाने में। तो लो एनर्जी वाला ऑप्शन चूज किया जाता है, राइट? और इसी को बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्पिन। यहाँ पे सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो यहाँ पे स्पिन 0 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, सो इसका स्पिन वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी है,
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ क्या बता रही है? डेल्टा ओ बताती है कि अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये गैप ज्यादा हो तो पेयरिंग हो जाएगा। लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगा, क्यों? ये गैप ज्यादा है और पेयरिंग के रिपल्सन को ओवरकम करने में एनर्जी कम लगती है। और अगर लिगैंड वीक है तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज रिपल्सन ऑफ पेयरिंग। अब हम यहां पे सीख सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये है या फिर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CF स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा O T2G माइनस डेल्टा O EG। ये कितना होता है? 2.5 पर इलेक्ट्रॉन तो पहले देखते हैं फॉर COCl6 3 माइनस। पहले देखते हैं COCl6 3 माइनस। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा O T2G। T2G में कितने हैं? 2.5, यहां लिखेंगे 3/5, राइट? 2/5 क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 2/5 होती है। टोटल डेल्टा O का 2/5 ये होता है, और टोटल डेल्टा O का 3/5। ये ज्यादा वैल्यू होती है, ये कम वैल्यू होती है। तो 2/5 को लिख सकते हैं 0.4, और इसको लिख सकते हैं 0.6। देखते हैं T2G में कितने हैं? इक्वल टू 4 हो गए। 0.4 इंटू 4 माइनस यहां पे 2 है, 0.6 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 1.6 माइनस 1.2, डेल्टा O कॉमन रहेगा, इज इक्वल टू 0.5 डेल्टा O। तो COCl6 में स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है? 0.4 डेल्टा O, राइट? अब ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर CONH3 होल 6, CONH3 होल 6, 3 पॉजिटिव। ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा, फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल, राइट? तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0.4, यहां पे कितना है? 6 है, इंटू 6 माइनस 0.6 इंटू यहां पे कितना है? 0, तो कितना हो जाएगा? 2.4। डेल्टा O तो कॉमन रहेगा, 2.4 डेल्टा O, तो 0 हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल करता है कॉम्प्लेक्स को। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कितना आ रहा है? 2.4 डेल्टा O आ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और वीक फील्ड में कितना आ रहा है? फॉर सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर D6 ओनली, वीक फील्ड में कितना आ रहा है? 0.4 डेल्टा O। मतलब कितना? वीक फील्ड D6 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में जितना वीक फील्ड में हो रहा है स्टेबिलिटी, D6 के लिए जितना स्टेबिलिटी वीक फील्ड में है उसका 6 टाइम्स किसमें है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। 0.4 इंटू 6 मतलब 2.4। तो इतना डिफरेंस है
स्टेबिलिटी में। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।